आज उन 500 शूरवीर नागवंशीय लोगों को अभिवादन करने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर लगभग 4 विषय चर्चा के लिए ऐसे रखे हैं जैसे अब संगठन की तरफ से भी फाइनल जजमेंट आने वाला है। जैसे वहाँ पर इंक्वायरी हो रही है उसी तरह इन ब्राह्मणों की भी यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। चर्चा में ये मुद्दा भी आया था कि ये बात यहाँ फैलाई गई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले मराठा लोगों को ये कहा गया कि ये 500 लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ाई जीता और ये लोग यहाँ पर जश्न मनाने के लिए आते हैं। साथियों, जब इंक्वायरी चल रही थी तो एक बोटे के द्वारा भी ऐसी ही झूठी जानकारी वहाँ प्रस्तुत की गई और कुछ प्रायोजित लोग थे। एडवोकेट राहुल मखरे जी ने ऐसा जिनका जिक्र किया, चंद्रकांत पाटिल, उसने भी ऐसा ही एक नया खोज निकाला कि जो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है उस पर महारों के नाम ही नहीं है। एफिडेविट में लिखकर दिया कि जो विजय स्तंभ है उस पर महारों के नाम ही नहीं है। अभी बोल रहा है, मैंने मेरे क्लास में वो बोला कि है। और जो एफिडेविट में कई सारी गलत बातें उसने बताई, बाद में हमारे वकील साहब ने जब उसका क्रॉस लिया तब उसका पानी पानी हो गया। साथियों, मैंने भी वहां पर एक एफिडेविट सादर किया और लगभग 11 सबूत वहां पेश किए कि वो 500 लोगों ने लड़ाई लड़ी जिसमें महार अधिक संख्या में थे मगर वो बहुजन लोग थे। साथियों, एक सबूत वहां पर हमने पेश किया कि अगर ये मराठा लोगों के खिलाफ अगर ये जंग थी 1818 की, तो 1920 में 24 अप्रैल 1920 में उदाजी मराठा हॉस्टल का उद्घाटन शाहू छत्रपति महाराज नासिक में कर रहे थे। उस मौके पर उन्होंने यह खुशी जाहिर किया कि 500 लोगों ने 1818 को जो पेशवाई को खत्म किया उसकी सबसे ज्यादा खुशी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस हूं तो मुझे सबसे ज्यादा है। ये बात हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा वो उनके शब्द में मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ऐसा कहा, शेकडो 70-80 लोकांची तयारी नसतानाही असे अधिकार दिले गेले असते अल्पसंख्याकांच्या हातात पडतात व जातीभेदाने जखडलेल्या आमच्या देशात ते एकाच जातीच्या हाती जाऊन भयंकर नुकसान करण्याची संधी मिळते। आर्य व अनार्य यांच्यामधील इतिहास, त्याचप्रमाणे पेशवाईचा अलीकडचा इतिहास या माझ्या म्हणण्यास भक्कम पुरावा देतील। स्वार्थाची साधने हाती आली म्हणजे चांगले लोकही वाईट व जुलमी होतात। मग ज्यांनी आज पिढ्यानपिढ्या इतरांस गुलामगिरीत खितपत ठेवली आहे व ज्यांची इच्छा तसेच वागण्याची रीत उघड उघड दिसत आहे त्यांच्या हाती सर्व सत्ता जाऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याची केवढी आवश्यकता आहे हे सांगण्यास पाहिजे असे नाही। माझ्या भाषणाचा आशय असाच आहे। लिंगायत, जैन वगैरे व्यापारी लोकांनी कौन्सिलात जाऊन काय तागडी धरायची आहे, शेतकऱ्यांनी काय तिथे नांगर धरायचा आहे असे कुत्सित विचार आपल्या पत्रात घालण्याची व सभेत बोलण्याची यांना लाज कशी वाटत नाही हे मला समजत नाही।
इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या हातून सत्ता काढून घेऊन ती विद्यासंपन्न अशा अल्पसंख्याक ब्राह्मण वर्गाच्या हाती देणे मला बिलकुल पसंत नाही. परशुरामाच्या वेळेपासून आजपर्यंत इतिहास काय सांगतो? विद्येचा महिमा फक्त आपणाकडे ठेवून इतरास विद्येपासून दूर ठेवण्याचा अखंड पद्धतशीर प्रयत्न करून ब्राह्मण ब्युरोक्रसीने या दक्षिणेस इतरास गुलामांच्या स्थितीत कसे आणले ही गोष्ट विसरणे कठीण आहे. शाहू महाराज पुढे म्हणतात, या सुशिक्षित ब्युरोक्रसीचा कारभार आमच्या ओळखीचा आहे. फार लांब कशाला, मराठ्यांचा इतिहास पहा. शाहू महाराजांची भूल होऊन पेशव्यास अधिकाधिक सत्ता बळकविण्यास संधी मिळाली. याचा परिणाम छत्रपतींचा कारावास हा झाला. जातीभेद तीव्र झाले. याचा परिणाम जातीभेद तीव्र झाले. जाती मत्सर वाढला व अस्पृश्यांच्या गळ्यात गाडगे व कमरेस फासोटी बांधून फिरावे लागले. हा प्रसंग कुठेही पुन्हा येणे चांगले नहीं. साथियों, इसका सार ये है कि शाहू महाराज कह रहे हैं कि अल्पसंख्य ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता जाना उचित नहीं होगा. जैसा इतिहास पहले बताता है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाया है. परशुराम से लेकर पेशवाओं तक का इतिहास यही सिद्ध करता है. जब पेशवा ब्राह्मणों का राज था तो पेशवा ब्राह्मणों ने हमारे छत्रपति को जेल में डाला था और जाति व्यवस्था में भेदाभेद की वजह से इतना अन्याय और जुल्म हुआ कि अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाया था. छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कह रहे हैं कि इन पेशवाओं का राज तिलक के माध्यम से स्वराज के नाम से आएगा. हमें सतर्क रहना चाहिए. 1919 साल आता है, उसी समय 1818 1918 100 साल पूरे होते हैं और शाहू छत्रपति महाराज उन 100 शताब्दी को सेलिब्रेट करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को फॉरेन में भेजते हैं. और केवल भेजते ही नहीं है तो अंग्रेज लोगों को मिस्टर पीज नाम का अंग्रेज अफसर है, उसको कॉन्फिडेंशियल खत में लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनको मैं आपके पास भेज रहा हूं और वो जाति से अछूत, जाति से महार है और अछूत समूह से हैं. शाहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर को लंदन में भेजते हैं और अंग्रेज अफसर को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य अफसर है मिस्टर अल्फ्रेड प्रीज, उसको खत में लिखते हैं कि ये जाति से मार है. इसका संदर्भ है शाहू महाराज अंग्रेजों को लिखते हैं कि वही वो जाति के हैं जिन्होंने पेशवाओं को हराया था. संदर्भ में आगे वो कहते हैं कि ये इतने इतने एजुकेटेड है कि भारत में इनके बराबर कोई एजुकेटेड नहीं है. उनका क्वालिफिकेशन. फिर किस मकसद से भेज रहा हूं? शाहू महाराज कहते हैं मैं एक खास मकसद से इन्हें भेज रहा हूं. यहां हम नॉन ब्राह्मण लोगों का, ब्राह्मणेतर समूह का प्रतिनिधित्व के तौर पर अब अंग्रेज लोगों को यह बताने वाले हैं कि हम लोग इन अल्पसंख्याक ब्राह्मणों के स्वराज्य को क्यों समर्थन नहीं करेंगे. ये बैरिस्टर अंबेडकर साहब आपको बताएंगे. अगर हम लोगों ने इन तिलक के स्वराज को, तिलक के आजादी को अगर हम नॉन ब्राह्मण लोगों ने समर्थन दिया तो हम लोग उन पेशवा ब्राह्मणों की तरह गुलाम बनाए जाएंगे और शायद हम कभी आजाद नहीं होंगे. साथियों, इस संदर्भ को देखकर अगर पता चलता है कि शाहू महाराज दो बातें बता रहे हैं. एक कि हम मराठा लोग भी खुश है पेशवा ब्राह्मणों का राज खत्म होने पर और भविष्य में ब्राह्मणों का राज आ सकता है. तो अगर इन दो घटनाओं को इतिहास के साथ जोड़कर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का गदर का पॉइंट है 1857,
तो मूल निवासी बहुजनों का गदर का दिन है 1 जनवरी 1818। शाहू जी महाराज इस दिन को गौरवशाली मान रहे हैं। ज्योतिराव फुले इसी दिन को ध्यान में रखकर पाठशाला शुरू कर रहे हैं, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेशर बनाया और प्रेशर करने के लिए उन्होंने ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट नाम का एक किताब लिखा। जैसे वो लेबर मिनिस्टर बने, उन्होंने उस किताब में जाहिर तौर पर लिखा कि हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की सत्ता आई, और अंग्रेज लोगों ने क्या किया, 1890 के बाद अछूतों को मिलिट्री में पाबंदी लाया, हमारे साथ धोखा किया। अंग्रेज लोगों की भी मजबूरी थी, विश्व युद्ध खड़ा हो गया था और अंग्रेज लोगों को अब अछूतों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश पीरियड में 1942 में दोबारा मिलिट्री में अछूतों को एंट्री दिया और महार रेजिमेंट से शुरू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने और एक किताब लिखी। मैं इन बातों का संदर्भ क्यों दर्ज कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब ये द्वितीय शताब्दी पर जो हमला किया गया था, जो एकबोटे बोल रहा था ये तो ब्राह्मण है, मगर हमारी समाज का एक आदमी है जिसका नाम आनंद तेल तुंबड़े है, और ये आनंद तेल तुंबड़े पढ़े लिखे लोगों को मालूम है ये मार्क्सवादी है, झूठा अंबेडकरवादी और अपने आप को मार्क्सवादी कहता है, मगर इसकी दूसरी पहचान है कि ये बाबा साहब अंबेडकर के जो पोते हैं माननीय प्रकाश अंबेडकर, इनके बहन के पति है। इन्होंने भी दुश्मनों से समझौता करके मंथ ऑफ दिसंबर एंड में आर्टिकल लिखा और द वायर नाम का एक अंग्रेजी वेब पैड पर 1 जनवरी को वो ग्लोबल लेवल पर प्रकाशित हुआ। ये प्रकाश अंबेडकर के रिश्तेदार हैं और इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, हेडिंग में ही लिखा कि ये भीमा कोरेगांव की जो जंग हुई ये कपोल कल्पित कहानी है, ये मीथ है, ये भाकड़ कथा है, ये केवल किंवदंती है, और इस किंवदंती को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आंदोलन की जरूरत मानकर ये किंवदंती, ये भाकड़ कथा, ये मीथ खुद बाबा साहब अंबेडकर ने रचाया। एक मोटे कह रहा है हम मान सकते हैं हमारा दुश्मन है, मगर अनंत तेल तुंबड़े की बोली और आरएसएस के ब्राह्मणों की बोली एक जैसे कैसी हो सकती है? एक जैसी होने का मतलब है अनंत तेल तुंबड़े का ब्राह्मणों से डायरेक्ट समझौता हुआ, और प्रकाश अंबेडकर वो बाबा साहब अंबेडकर के खानदान के हैं, हम भी मानते हैं खानदान के हैं, मगर जब कोई इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई और दूसरे शताब्दी पर, द्वितीय शताब्दी पर इतना गंदा आरोप जो कर रहा था, बाबा साहब अंबेडकर के खानदान के होने के नाते प्रकाश अंबेडकर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो स्पष्टीकरण करते और जाहिर रूप से कहते कि अनंत तेल तुंबड़े ने जो कहा, मैं उन बाबा साहब अंबेडकर का वारिस होने के नाते इसको खारिज करता हूं। प्रकाश अंबेडकर ने भी ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनका भी 30 दिसंबर की नाइट को आनंद दवे नामक ब्राह्मण के साथ समझौता हुआ था। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने यहां आकर सम्मान किया। बाबा साहब अंबेडकर के जो निजी सचिव थे नानक चंद रत्तू, इनके पास कई सारे रिकॉर्ड है, आज भी है। उसमें हमें एक रिकॉर्ड ये मिला, उस रिकॉर्ड में 1910 में डेक्कन महार परिषद हुई थी। मैं सबूत दे रहा हूं, 1-2-3 सबूत दे रहा हूं। अनंत तेल तुंबड़े झूठा है, अनंत तेल तुंबड़े ने समझौता किया है। डेक्कन महापरिषद महार लोगों की 1910 में हुई थी और
1927 में बाबा साहब अंबेडकर जब यहाँ भीमा कोरेगांव के जय स्तंभ पर मान वंदना देने आए थे, तब जिन लोगों ने 1910 में ब्रिटिश हेडक्वार्टर लंदन में जो मेमोरेंडम भेजा था, उसमें शिवराम जानबा कामले ये भी बाबा साहब अंबेडकर के साथ 1927 में यहाँ आए थे। उसके मेमोरेंडम में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा नंबर 7 में उन्होंने लिखा कि दिस इज व्हाट द ऑनरेबल मिस्टर B.A. Lamb of the Bombay Governor Executive Council delivered at the last annual prize distribution of the Pune School for the depressed class of celebration about the Mahar heroes that fought bravely and successfully for the British government in the Battle of Koregaon of 1818, which made the British secessor of Pune. उन्होंने कहा, लैम ने अपने भाषण में कहा, the deputation address justly pointed out that a small but interesting number of the untouchable and under the equal rights of the established ship bestowed by the British government to the position of credit and even distinction. The every time that I read the inscription of the Jai Stamba on the bank of the Bhima opposite Koregaon, which I visit the least one and each time rainy season, and note there the many name of Mahars to who fall wounded and fighting the bravely side European with the Indian who were not outsider. I requested that one even the honorable work has been closed of the people. इस मेमोरेंडम में ये इस बात का जिक्र है, जो बॉम्बे गवर्नर का एग्जीक्यूटिव मेंबर है मिस्टर लैम्बे, इन्होंने पुणे के अंदर बैकवर्ड कास्ट के स्कूल का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 1818 को कोरेगांव के पीछे के साइड में बहने वाले नदी के किनारे मुट्ठी भर लोगों ने लड़ाई लड़ा और पेशवाओं को मात दिया, हराया। मैं वो व्यक्ति हूँ कि साल में एक बार, हर साल एक बार बारिश के दिनों में वहाँ पर जाता हूँ और उस जय स्तंभ पर जो जख्मी हुए और शहीद हुए उनके नाम पढ़ता हूँ और मुझे गर्वान्वित होता है कि महार लोगों ने पेशवा लोगों को हराया और उनकी याद में ये जय स्तंभ बनाया है। ये रिकॉर्ड बाबा साहब अंबेडकर के पर्सनल जो सेक्रेटरी थे रत्तू के पास बाबा साहब का कलेक्शन के तौर पर है। ये एक रिकॉर्ड है। बाबा साहब अंबेडकर जब लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने एक और शायद अंग्रेज लोगों को लिखकर देने के लिए एक लंबा ब्रिटिश पीरियड में अछूतों के खिलाफ ब्रिटिश लोगों ने क्या धोखेबाजी किया, ये ब्रिटिशों को दिखाने के लिए शायद वो लिखा हुआ एक रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट का नाम है व्हाट द ब्रिटिश हैव डन टू द अनटचेबल्स। अछूतों के साथ ब्रिटिश लोगों ने कैसे धोखेबाजी किया, उस रिपोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जिक्र करते हैं कि मिस्टर सिले नाम का प्रोफेसर है और मिस्टर सिले ने अपने किताब में लिखा कि भारतीय लोगों ने ब्रिटिश लोगों को मदद करके भारत में सत्ता लाई। बाबा साहब अंबेडकर मिस्टर सिले का जिक्र करते हुए कहते हैं, सिले ने तो यह लिखा है कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को मदद की, मगर वो भारतीय लोग कौन थे इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय लोग कौन थे।
प्लासी की लड़ाई हुई, ये पहली लड़ाई है। आखिरी लड़ाई हुई 1818 को। प्लासी की जो लड़ाई हुई वो उत्तर भारत के दुसाध लोगों के सहायता से अंग्रेजों ने जीता, वो भी अछूत थे। और जो आखिरी लड़ाई हुई 1818 को, ये महार अछूत लोगों की सहायता से वो जीते, बाबा साहब अम्बेडकर। और दुसाध जो लोग हैं ये नाग लोग हैं, महार भी नाग है, दुसाध भी नाग है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का उस किताब में जिक्र किया, जैसे भिड़े एक बोटे या गोलवलकर जो कहते हैं ये तो देशद्रोह कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अछूतों ने देशद्रोह किया और दुश्मनों को सहायता दी। बाबा साहब के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट लेकर आया था, तो उनके सामने नाग शब्द लिखा हुआ है, उनके सामने नाग शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द वो शेजवलकर के पास जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड मैं आप लोगों को उनके ही जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बताना चाहता हूँ। शेजवलकर ने रिकॉर्ड में लिखा, मराठों के दो परिवार में झगड़े चलते थे। कानद खोरे के झुंझारराव मरल देशमुख, इनके अंदर पीढ़ीजात झगड़ा चला। उनके नाम के आगे नाग अर्थात नाग ये शब्द लगा हुआ मिलता है। रघनाग, परसनाग, कमलानाग, तूकनाग इत्यादि। मगर तीसरे पीढ़ी में नाग शब्द जाकर वे राऊ बन गए और ये राऊ बाद में राव बन गए। ये रिकॉर्ड इस बात का सबूत है साथियों कि यहाँ ये स्तंभ पर नाक है यहाँ पर नाक है। यहाँ विजय स्तंभ पर जो शहीद हुए उनके नाम के सामने नाक है। 17वीं 18वीं शताब्दी तक मराठा लोग भी अपने नाम के आगे नाक शब्द लगाते थे। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सिद्ध करता है कि महार और मराठाओं में सांस्कृतिक एकता थी। साथियों, अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। भिड़े एक बोटे यहाँ इकट्ठा होते हैं वडुबुद्रुक में। ये पहले वडुबुद्रुक में इकट्ठा नहीं होते थे। ये जब बामसेप ने यहाँ कांशीराम जी के समय से यहाँ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद वो वहाँ आने लगे वडुबुद्रुक में। ये कहाँ इकट्ठा होते थे? ये तुळापुर में इकट्ठा होते थे। वासी बेंद्रे ये कायस्थ इतिहासकार है, इसने संभाजी चरित्र में लिखा, मुझे भी इतिहास की कम रिकॉर्ड मिलने के कारण संभाजी महाराज का अंत्यविधि तुलापुर में ही किया गया है ऐसा मानकर हम पुणे से कुछ लोग वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए और हमने हर साल वह समारोह शुरू कर दिया। मगर जब मैं लंदन गया और रिकॉर्ड को पेशवाओं को रिकॉर्ड को वहां ढूंढा, तब मुझे पता चला कि गोविंद गोपाल महार व्यक्ति ने छत्रपति संभाजी महाराज के शव को इकट्ठा किया। ये रिकॉर्ड मुझे पता चला और उस रिकॉर्ड में उसको सनद दिया था। उस सनद में जिक्र था वडुबुद्रुक गांव का। तब से मैं यहाँ इकट्ठा होने लगा, ऐसा बेंद्रे ने लिखा है। तो ये जो मिलिंद एकबोटे है, इसने उस स्मारक पर इलीगल कब्जा किया है। मैं इस मौके पर मेश्राम साहब ने कल तो ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस फसाद का मुख्य मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस है। मगर इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो वडुबुद्रुक का जो छत्रपति संभाजी महाराज का समाधि स्थल पर आरएसएस के लोगों ने जो इलीगल कब्जा किया है, ये हटाना होगा। इसके लिए आप कोई फैसला कीजिए। आरएसएस के लोगों ने एक बार हरिजन नहीं कहा। बाबा साहब अंबेडकर आए तो इस गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में हरिजन नहीं कहा। उसके कैडर कॉम्स में जब भी वो बोलता था हरिजन बोलता था। उसके 12 खंड है, 12 वैल्यूम है गोलवलकर के। उसके पत्राचार में हरिजन है, उसके साहित्य में हरिजन है। तो ये मामला तो बनता है। मैं आपसे ये भी विनती करना चाहता हूँ, वो हरिजन शब्द उस साहित्य से हटाए, नहीं तो हमारे लोगों को वो साहित्य जलाना चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र में हरिजन गाली है और हरिजन शब्द का वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। जिन ब्राह्मणों ने छत्रपति संभाजी महाराज चरित्रवान नायक का बदनामीकरण किया, उन लोगों को ये नैतिक अधिकार नहीं मिलता कि ये लड़ाई महर और मराठों के बीच में थी। आज मराठा लोगों को मालूम नहीं है 50 उम्र की एक औरत के साथ संभाजी महाराज का संबंध जोड़ा, इन हरामखोर ब्राह्मणों ने जोड़ा और उनके मृत्यु के बाद 170 साल बाद बखरों का निर्माण किया। बखरों का साहित्य इतिहास नहीं होता। संभाजी महाराज का चरित्र हनन भिड़े एक बोटे को पहले तय करना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र हनन करने वाले भिड़े एक बोटे को पक्ष किसका ले रहा है? औरंगजेब का ले रहा है या संभाजी महाराज का ले रहा है? साथियों, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र हनन करने वालों को ये नैतिक अधिकार नहीं मिलता। ये बात मराठा लोगों को समझ लेनी चाहिए। और छत्रपति संभाजी महाराज का जो राज्य खत्म हुआ, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस, गडकरी, मोहन भागवत के बापजादा जिम्मेदार है। गोड़वली नाम का गांव और संभाजी महाराज को पकड़ा गया, वो इलाका संगमेश्वर केवल 1 किलोमीटर के अंतर का है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। गोड़वलकर का दादा परदादा शायद पकड़वाने में सहायभूत होगा। इसलिए वो कहता है अपने कैडर कैंप में, उसके वॉल्यूम नंबर 4 में उसने लिखा, खोती के आंदोलन में किसानों ने, वहां के किसानों ने सारा खत्म किया गोड़वलकर का परिवार। उसने वॉल्यूम नंबर 4 में लिखा इस वॉल्यूम नंबर 4 में यही गोड़वलकर ने लिखा कि शिवाजी का बेटा संभाजी चरित्रहीन था और उसने ही अपने बाप की हत्या किया। इतना नीच बच्चा था। बाबा साहब को तो हरिजन कहा, मगर जब मराठा को पता चलेगा कि हमारे नायक का उसने इतना अपमान किया है तो इसका जरूर जन जागृति के लिए इस्तेमाल होगा। साथियों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये आतंकवादी लोग हैं, हिंसक लोग हैं। और मिस्टर जिसने फतेह हासिल किया एल्फिस्टन, इसने अपनी डायरी में तो लिख के रखा ब्राह्मण बहुत आतंकवादी है, नीच है, व्यभिचारी है, हिंसक है और ये इतने जातियों का गर्व मानते हैं कि वो अपने जातियों के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं करते। अगर इनकी सत्ता भी रही तो ये बेचैन रहते हैं। ऐसे ये लोग हैं। साथियों, ये नीच जाति के लोग आज भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ पर जो लड़ाई लड़े उनके स्मारक को विकृत करने के लिए आज भी वहां पर एक पुराने फलक के पास में एक नया फलक जोड़ दिया। उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। और ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों के पास कुछ मिलिट्री मैन है, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित उसकी मिसाल है। ऐसे आतंकवादी उनके साथ है जो मिलिट्री में रहकर आरएसएस को सहायता देते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं। साथियों, हमें इन आतंकवादी ब्राह्मणों से अलर्ट रहना है। यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। जोहार, जय मूल निवासी।